कहानी की शुरुआत एक वीरान द्वीप की ठंडी पहाड़ियों से होती है, जहाँ झिलिन नाम का एक आदमी कैंप करने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाश रहा है। वो मीलों तक चलता है, लेकिन फिसलकर एक बर्फीली नदी में गिर जाता है। कुछ देर बहने के बाद वो जैसे तैसे बाहर निकल पाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। जब वो बहुत थक जाता है तो एक बड़ी चट्टान के सहारे आराम करने के लिए रुकता है, खाने के लिए एक खूल तोड़ता है और सोचने लगता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। जेल से टेरा नोवा तक का सफर झिलिन 6 लोगों की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा था। एक दोपहर उसे जेल के गवर्नर के पास ले जाया जाता है, जो उससे पूछते हैं कि वह क्या सपना देखता है। झिलिन अकेला नहीं है, उसके कई साथी कैदियों को भी गवर्नर के दफ्तर में बुलाया जा रहा है और उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। मोरियाक समंदर देखना चाहता है, याकूत चीन के खिलाफ हो रहे युद्ध को देखना चाहता है। ओबेजियांग का कुछ नहीं बोलता। ओबेजियान इसी जेल में काम करना चाहता है और गवर्नर बनना चाहता है। तोलिया स्पेस स्टेशन की प्रगति देखना चाहता है। सिपा फिर से औरतों को देखना चाहता है। झिलिन का जवाब हमें नहीं दिखाया जाता। गवर्नर उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक पेनल कॉलोनी में ट्रांसफर करने के लिए चुना गया है और जल्द ही सभी कैदियों को एक जहाज में भर दिया जाता है। जहाज पर आतंक और अराजक ताजेल की तरह ही कैदियों को समूहों में बांटकर कोठरियों में रखा जाता है। ओबेजियान शुरू से ही अपना रौब दिखाता है और यहाँ तक कि एक आदमी को मारकर उसका बिस्तर हथिया लेता है। जब जहाज का दरवाजा बंद होता है और वह चलने लगता है तो कैदी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह उन्हें समंदर में मरने देने की एक चाल है। जब सब हिंसक होने लगते हैं तो झिलिन को जेल में सिपा के साथ हुई एक बातचीत याद आती है। सिपा मानसिक रूप से परेशान था और दीवारों पर चित्र बनाता रहता था और अजीब बातें करता था। उस दिन उसने कहा था कि स्वर्ग और नर्क दोनों में सीटें भर गई हैं और उनके जैसे लोगों के लिए एक तीसरी पर्गेटरी जैसी जगह तैयार की जा रही है। झिलिन ने तब इसे बकवास समझा था, लेकिन अब उसे इसमें कुछ सच्चाई दिखने लगी थी। जहाज पर दंगा और गैस अटैक थोड़ी देर बाद सभी शांत हो जाते हैं और बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। लेकिन यात्रा के बीच में एक गैंग अपनी कोठरी से भाग निकलता है और अपने साथी को ढूंढने लगता है। ओबेजियान पहले समझौते का नाटक करता है, लेकिन फिर उसी आदमी को मार डालता है जिसे वे ढूंढ रहे थे। इससे एक बड़ा दंगा शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के कैदी सलाखों के आर पार एक दूसरे को मारना और जान से मारना शुरू कर देते हैं। सिर्फ स्टारिया, एक बूढ़ा आदमी, पीछे रहता है और प्रार्थना करता है। दंगा ज्यादा देर नहीं चलता। गार्ड तुरंत आते हैं और एक चेतावनी शॉट चलाने के बाद उन्हें बेहोश करने के लिए नींद की गैस वाला ग्रेनेड फेंक देते हैं। टेरा नोवा परियोजना की घोषणा आखिरकार वे एक वीरान द्वीप पर पहुंचते हैं। कैदियों को नंबर वाली हथकड़ियां पहनाई जाती है और बीच पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ उन्हें टेरा नोवा परियोजना के मुखिया मिस्टर ओलाफसन और मार्था को सुनना होता है। वे बताते हैं चूँकि सभी देशों में मौत की सजा गैरकानूनी हो गई है, इसलिए जेलों में इतने सारे अपराधियों को रखने की जगह कम पड़ गई है। इसलिए रूसी सरकार ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा फंड किए गए परियोजना के लिए ये जमीन दी है। आज से कैदी उनकी सुरक्षा में रहने वाले उपनिवेशी हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें मिलेंगी, जिसमें 3 महीने तक चलने वाला खाना भी शामिल है। एक सैटेलाइट उन पर हर समय नजर रखेगा। समुद्र में कुछ सिग्नल देने वाले भी हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें एक नाव से बुए तक जाकर लाल बटन दबाना होगा। अगर हरी बत्ती जलती है तो इसका मतलब है कि उनकी मांग मान ली गई है। ओबेजियान को हर समय रिकॉर्ड किए जाने का विचार पसंद नहीं आता और वो विरोध में एक बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन गार्ड चेतावनी गोलियों से उसे जल्दी से पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। आजादी या जेल, मार्था साफ करती है कि बुए का इस्तेमाल परियोजना से बाहर निकलने के लिए भी किया जा सकता है। उन्हें बस अपना नाम बताना होगा और बाहर निकलने का कारण बताना होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। बुए को जमीन के बजाय समुद्र में रखने का कारण ये है कि वे चाहते हैं कि कैदी 2 बार सोच। गार्ड्स के जाने से पहले वे रेत पर चाबियों का एक गुच्छा फेंक देते हैं और बताते हैं कि उनके नंबर कैदियों की हथकड़ियों से मेल खाते हैं। सभी कैदी उन चाबियों के लिए दौड़ पड़ते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। झिलिन और सिपा होशियारी दिखाते हैं और पीछे खड़े रहते हैं। केवल वही चाबियां उठाते हैं जो दूसरे छोड़ देते हैं। स्टारिया भी पीछे ही रहता है और देखता है कि कैसे एक गिरोह चाबियों के चारों ओर एक घेरा बना लेती है ताकि उनके विरोधी दूर रहे। एक दूसरा समूह गार्ड्स द्वारा छोड़े गए बक्सों से हथियार निकालता है और भीड़ पर हमला कर देता है। आखिरकार अली का गिरोह स्थिति को नियंत्रित कर लेता है। अली अपने और स्टारिया के लिए एक जैकेट और अच्छे जूते लेता है। वो नाव पर संकेत वाले खंभे तक जाने के लिए एक आदमी को चुनता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है बाकी समूह इस मौके का फायदा उठाते हैं और हमला कर देते हैं। दंगों में दर्जनों लोग
मारे जाते हैं। मोरियाक एक पत्थर से अली को मार देता है। ओबेजियान भी एक पत्थर से स्टार्य को मार देता है। संकेत वाले खंभे तक पहुंचने के लिए नाव पर चढ़ने वाले 3 लोग समंदर में गिरकर डूब जाते हैं। बाकी बचे हुए कैदी गोदाम में जाते हैं और सामान बांटना शुरू करते हैं। ओबेजियान वहां मिले औजारों का फायदा उठाकर अपनी हथकड़ी जबरदस्ती खोल लेता है। झिलिन का अकेला सफर। झिलिन अपने बैग में बहुत सारा सामान भरता है और एक जैकेट लेता है। वो सिपा को ये कहते हुए सुनता है कि ये खाना 3 महीने तक नहीं चलेगा और फिर वो अकेले जिंदा रहने और शायद द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए उस जगह से निकल जाता है। यहीं से कहानी हमें वापस शुरुआती दृश्य से जोड़ती है। झिलिन द्वीप की खोज करता है और बर्फरहित एक जगह ढूंढता है जहाँ एक चट्टानी ढांचा है जो उसे कुछ आश्रय देगा। वो वहाँ बैठ जाता है और अपने जेल की वर्दी में छिपाकर रखी गई अपने परिवार की तस्वीर देखता है। वो उन्हें बहुत याद करता है और आंखों में आंसू लिए सो जाता है। कुछ देर बाद वो कुछ चीखने की आवाज सुनकर जागता है। पता चलता है कि सामानों में चूहे भर गए थे और अब वे उसका खाना और बैग खा रहे हैं। जब बारिश शुरू होती है तो झिलिन उसी चट्टान के नीचे आश्रय लेता है। गर्मी के लिए आग जलाता है और पानी गर्म करता है। बारिश रुकने के बाद वह एक चिड़िया पकड़ता है और आग पर भूनता है। तभी सिपा उसे ढूंढ लेता है। सिपा उससे गपशप करता है और इस बीच उसकी चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन झिलिन उसे देख लेता है और चाकू वापस ले लेता है। सिपा कुछ नमक और मांस के बदले में अपनी मदद की पेशकश करता है, जिसे झिलिन स्वीकार कर लेता है। सिपा लकड़ी लेने जाता है और चट्टानों पर लटकी झिलिन की परिवार की तस्वीर देखता है, जिसे देखकर वो झिलिन की पत्नी को एक उड़ता हुआ चुंबन देता है। बाद में वे चिड़िया बांटकर खाते हैं। खाने के बाद सिपा चट्टान के किनारे तक जाता है और समझाता है कि वह इसलिए नहीं कूदता क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। वो झिलिन से पूछता है कि वो क्यों नहीं मरता। झिलिन समझाता है कि वह अपने परिवार के कारण जिंदा है। वे मर चुके हैं और वह उनके बगल में दफनाया जाना चाहता है, जो द्वीप पर मरने पर नहीं हो सकता। दोनों सो जाते हैं और जब झिलिन जागता है तो पाता है कि सिपा ने उसकी तस्वीर चुरा ली है ताकि उसे अपनी गंदी हरकतों के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल कर सके। गुस्से में आकर झिलिन उसे बुरी तरह पीटता है और चट्टान से नीचे धकेल देता है। हालांकि सिपा मरता नहीं है क्योंकि वह सीधे समुद्र में नहीं गिरता, बल्कि ठीक नीचे की एक पहाड़ी पर गिरता है। साथ में यात्रा इस झगड़े के बावजूद वे दोनों द्वीप की खोज करते हुए साथ में यात्रा करते हैं। सिपा पानी में मिले कचरे से आसानी से खुद का मनोरंजन करता है। झिलिन मछली पकड़ने की कोशिश करता है। पानी में उन्हें केवल एक तरह का जलीय कीड़ा मिलता है, जिसे देखकर सिपा डर जाता है। झिलिन को अचानक चट्टानों के बीच एक विमान का हिस्सा देखकर झटका लगता है। पहाड़ी पर थोड़ा और ऊपर जाने पर उन्हें पूरा विमान मिल जाता है, जिससे झिलिन को थोड़ी उम्मीद मिलती है क्योंकि वह एक पायलट हुआ करता था और इसे उड़ा सकता था। हालांकि विमान को हिलाने के लिए 2 आदमी काफी नहीं है, इसलिए वे वापस अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। झिलिन माचिस से आग जलाता है, लेकिन माचिस में कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत जहरीला धुआं निकलता है। वो आग से दूर हट जाता है और सो रहे सिपा को भी घसीट कर ले जाता है। सिपा पहले तो नहीं जागता, लेकिन झिलिन के कुछ झटकों के बाद वो होश में आता है, पर उसके मुंह से अभी भी बेतुकी बातें निकल रही हैं। झिलिन को एहसास होता है कि ठंड उन्हें किसी भी पल मार सकती है। दोनों वापस बेस जाने का फैसला करते हैं और देखते हैं कि क्या वे कुछ कोयला चुरा सकते हैं। बेस पर सबकी जिंदगी आसान नहीं रही है। ओबेजियान और उसका गिरोह नियंत्रण में है और उन्होंने सामान बांटते हुए एक रूटीन बना लिया है। ओबेजियान तो उन्हें खुद को राज्यपाल कहने के लिए भी कहता है। वे अपने गिरोह के बाहर के किसी भी व्यक्ति को बैरक के अंदर रखते हैं। उन्हें केवल बाड़े वाले क्षेत्र में टहलने के लिए बाहर आने दिया जाता है, जो असली जेलों जैसा है, जबकि एस्टोनेट्स चौकी से उन पर चिल्लाता है। जब उन्हें वापस अंदर भेजा जाता है तो उन्हें दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जो आखिरी होता है उसे मारकर बाद में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। झिलिन और सिपा जैसे तैसे कोयले के बक्से तक पहुँचते हैं और उन्हें आग के बचे हुए अंगारे मिलते हैं। इतनी दूर चलने के बाद वे लगभग जम चुके होते हैं, इसलिए वे आग के पास लेटकर सोने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन सिपा जल्दी जाग जाता है जब वो कुछ आवाजें सुनता है। गिरोह अपने सबसे नए कैदी को ढूंढने के लिए आ रहा होता है। वो एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन झिलिन अभी भी बाहर है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए वापस आता है। हालांकि वो काफी तेज नहीं होता और ओबेजियान के आदमी उन्हें ढूंढकर पकड़ लेते हैं। दोनों को वापस बेस लाया जाता है, जहाँ ओबेजियान सामान लेकर भागने के लिए उनकी सजा तय
करने की कोशिश करता है। याकूत उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि जहाज पर हुई लड़ाई के दौरान वे उनके पक्ष में थे, जिस पर एस्तोनेट्स उसे टोकने के लिए गाली देता है। जवाब में याकूत उसे मारता है और इससे पूरा गिरोह उस पर हमला कर देता है। इस घटना से याकूत को झिलिन और सिपा के साथ बैरक में जगह मिल जाती है। अगले दिन के टहलने के दौरान जब एस्तोनेट्स उन्हें वापस अंदर जाने के लिए कहता है तो झिलिन पीछे खड़ा रहता है, लेकिन सिपा उसके पास वापस आकर उसे अपने साथ अंदर खींच लेता है। वे केवल इतना देख पाते हैं कि सबसे आखिरी खड़े आदमी को पकड़ लिया जाता है और एक खंभे से बांध दिया जाता है। वो अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर पानी की भीख मांगता है, इसलिए सिपा उस पर दया करके उसके होठों तक एक कप पानी लाता है, इससे पहले कि उसे मार दिया जाए। बाद में सोने से पहले समूह विद्रोह की संभावना पर चर्चा करता है। वे अनिश्चित हैं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन श्राम उन्हें समझाता है कि कोशिश करना जरूरी है। अगली सुबह तोल्या ओबेज़्यंका को दिखाता है कि उसने संभावित चोरों को फंसाने के लिए अपनी कार्यशाला में एक गुप्त जाल लगाया है। जब समूह अपनी दैनिक सैर पूरी करता है तो एस्तोनेट्स उन्हें वापस अंदर भेजने की कोशिश करता है ताकि हमेशा की तरह का खेल शुरू हो सके, लेकिन केवल 2 आदमी दौड़ते हैं, बाकी पीछे खड़े होकर एक साथ आ जाते हैं। जबकि याकूत एस्तोनेट्स को चुप कराने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। झिलिन ओबेज़्यान के पास जाता है और एक सौदे की पेशकश करता है कि अगर वह उन्हें संकेत वाले खंभे पर जाकर खाना मांगने देता है तो वो उसे विमान का स्थान बताएगा। ओबेज़्यान मान जाता है और उन्हें बाहर जाने के लिए फाटक खोल देता है। जब तोल्या और झिलिन 2 अन्य लोगों के साथ नाव पर जाते हैं तो ओबेज़्यान अपने आदमियों से झिलिन के बारे में पूछता है। इस तरह उसे पता चलता है कि झिलिन पायलट था, उसका परिवार एक विमान दुर्घटना में मर गया था और वह बंदूक से हवाई अड्डे पर उड़ान नियंत्रकों को मारने के जुर्म में जेल गया था। इस अपराध को गंभीर भावनात्मक उत्तेजना की स्थिति में हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे ओबेज़्यान दोषी अंतरात्मा से जोड़ता है। जैसे ही नाव काफी दूर जाती है वो अपना सौदा रद्द कर देता है और समूह को बैरक में वापस जाने का आदेश देता है। याकूत उन्हें ललकारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत मार दिया जाता है। ओबेज़्यान एक और आदमी को पकड़ता है और घोषणा करता है कि खेल फिर से शुरू है। समूह केवल बैरक की ओर भाग सकता है क्योंकि ओबेज़्यान के आदमियों के हथियारबंद होने के कारण लड़ाई लड़ना एक बुरा विचार होगा। इस बीच समुद्र में एक आदमी नाव से गिर जाता है, लेकिन वे उसे सही समय पर पकड़कर वापस खींच लेते हैं। तोल्या संकेत वाले खंभे तक पहुंचता है और मदद मांगता है, लेकिन वह टूटा हुआ है और उसके औजार भी काम नहीं करते। वे किनारे पर वापस जाते हैं और झिलिन ओबेज़्यान से कहता है कि खाना रास्ते में है, लेकिन ओबेज़्यान को विश्वास नहीं होता क्योंकि पुष्टि के लिए हरी बत्ती नहीं जली थी। तोल्या उसे विमान के अस्तित्व की याद दिलाता है, लेकिन ओबेज़्यान को वह भी सच नहीं लगता। हालांकि इससे ओबेज़्यंका को अपने हाथ खोलकर विमान की तरह हिलने की प्रेरणा मिलती है। ओबेज़्यान इससे विचलित होता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है, इसलिए तोल्या मौके का फायदा उठाकर पीछे से उस पर आता है और उसे मार डालता है। उसके समूह के 2 अन्य सदस्य अमूरबेक और अर्जानोव बाकी गिरोह को मार डालते हैं और एस्तोनेट्स को भागते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वे उसे भी पकड़ सके। वे झिलिन से पूछते हैं कि आगे क्या करना है और वो उनसे बैरक से आदमियों को आजाद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो कसम खाता है कि खाना आ रहा है और उन्होंने बस बत्ती नहीं देखी क्योंकि वो टूटी हुई थी। आदमी इस बात पर संदेह करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब उनके पास बाद में खाने के लिए ढेर सारे शव हैं, लेकिन तोल्या सोचता है कि उन्हें दफनाया जाना चाहिए। झिलिन उन्हें विमान के बारे में भी याद दिलाता है, इसलिए अमूरबेक और अर्जानोव आखिरकार मान जाते हैं। वे कैदियों को आजाद करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे खाने के आने का कुछ दिन इंतजार करेंगे, लेकिन वे अब एक दूसरे को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए सभी को शांत रहना होगा और सहयोग करना होगा। वे विमान को बचाने के लिए एक समूह भी भेजेंगे, जिसे वे बनाए गए एक गोदाम में रखेंगे और बाद में भागने के लिए धीरे धीरे उसकी मरम्मत करेंगे। अचानक सिपा उनकी योजनाओं को बाधित करता है और दावा करता है कि कोई उपग्रह नहीं है, जबकि वह रेत और 3 शवों का उपयोग करके एक मदद संदेश लिख रहा है। कुछ देर बाद एस्तोनेट्स बेस पर लौट आता है और शांति बनाए रखने के नए नियमों के कारण वे अभी के लिए उसके द्वारा किए गए कामों को नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं और फिर भी उसके साथ अपना खाना बांटते हैं। झिलिन आदमियों के एक समूह को विमान की ओर ले जाता है और जब वे देखते हैं कि वह सच कह रहा था तो उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है। वे इसे आसानी से परिवहन के लिए अलग करते हैं और टुकड़ों को वापस बेस तक ले जाते हैं। आखिरकार मार्था गार्डों के एक समूह के साथ द्वीप पर आती है। वे आदमियों को दूर रखने के लिए गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन
लेकिन वे झिलिन को उससे बात करने की अनुमति देते हैं और वे उनके द्वारा अनुरोध की गई चीजों की सूची पर चर्चा करते हैं। वो गैस क्यों मांग रहे हैं इस पर वह भ्रमित है और झिलिन समझाता है कि ये जनरेटर के लिए है जिन्हें हवा से चलना चाहिए था, लेकिन वे ध्रुवीय रात के दौरान काम नहीं करते। असल में वे विमान के लिए गैस चाहते हैं। झिलिन मौका पाकर पूछता है कि उन्होंने सिपा के मदद संदेश का जवाब क्यों नहीं दिया और मार्था समझाती है कि उनका उपग्रह गर्मी देखने वाला है, इसलिए वे लोगों और चूल्हे का पता लगा सकते हैं, लेकिन शब्दों का नहीं। वो ये भी जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतनी दूर क्या कर रहे थे और वो उसे बताता है कि वे मछली पकड़ रहे थे। उसे विश्वास नहीं होता क्योंकि उस क्षेत्र में मछली नहीं है, इसलिए वो फिर से झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि वे उन कीड़ों को खा रहे हैं, जिसे सुनकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। वे ये भी जानना चाहते हैं कि मूल 206 उपनिवेशियों में से कितने बचे हैं, जो झिलिन को संदिग्ध लगता है क्योंकि उन्हें अपने उपग्रह से पता होना चाहिए। वह उन्हें बताता है कि 87 बचे हैं और कई बीमार हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर जेल वापस नहीं जाना चाहता। इससे पहले कि झिलिन जाए, मार्था उसे बताती है कि उसे एक व्यक्तिगत अनुरोध का अधिकार है, इसलिए वो उसे कुछ कागज देता है और समूह को अच्छी तरह से सामान देने के लिए कहता है। जब गार्ड नई सप्लाई छोड़ देते हैं तो झिलिन और उसके आदमी गोदाम में छिपे विमान में गैस आजमाते हैं और खुशी से पुष्टि करते हैं कि ये काम करता है। इसके बाद वे अमेरिकी कैदियों के एक नए समूह को द्वीप पर आते हुए देखते हैं, जबकि गार्ड और मार्था द्वीप छोड़ देते हैं। इन कैदियों का भी एक नेता है, एक बहुत बड़ा आदमी जिससे झिलिन हाथ मिलाना चाहता है। वो आदमी हाथ नहीं मिलाता बल्कि झिलिन को मारता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मुठभेड़ क्रूर होती है और कोई भी मारने से नहीं हिचकिचाता, इसलिए सिपा झिलिन को अपने साथ कार्यशाला में छिपाने के लिए घसीटता है। अमेरिकियों में से एक उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तौलिया के जाल में गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। अर्जानोव अमेरिकी नेता के खिलाफ जाता है और उस पर भारी पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो मारा जाए, अमूर बेग बीच में आता है और बड़े आदमी को मार देता है, जबकि उनके चारों ओर की इमारतें आग पकड़ लेती है। यह सब प्रोजेक्ट के प्रमुखों द्वारा देखा जा रहा होता है। जब उन्हें एहसास होता है कि स्थिति आखिरकार नियंत्रण से बाहर हो गई है और 40% से अधिक कॉलोनी के लोग मारे जा चुके हैं, तो मार्था केंद्रीय कार्यालय को बुलाती है और उसे कोड निर्वस्त्र द्वीप के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, जो द्वीप पर गार्डों का एक समूह भेजता है जो बचे हुए सभी कैदियों को गोली मार देते हैं, जबकि मार्था झिलिन के पत्रों को जला देती है। खुशकिस्मती से कुछ आदमी अभी भी जिंदा है क्योंकि वे पहाड़ों या गोदाम में छिपे थे। झिलिन, सिपा, अर्जानो और तौलिया वे एक साथ विमान को बाहर धकेलते हैं, लेकिन जब वे उसमें चढ़ने वाले होते हैं तो सिपा उन्हें अलविदा कहता है और पहाड़ियों की ओर भागता है ताकि वह डर के बिना समुद्र में कूद सके। बचे हुए तीनों विमान में चढ़ते हैं और झिलिन इसे सुरक्षित रूप से उड़ाने में सफल होता है, हालांकि गार्ड रास्ते में उन पर गोली चलाते हैं। उसके दोनों साथी मर जाते हैं, लेकिन झिलिन को गोली नहीं लगती और वो अपनी आजादी की ओर उड़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही जबरदस्त कहानियाँ आप सबसे पहले देख सकें।